नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीषा अध्वर्यु और हम दोनों आपके लिए लेकर आएंगे तमाम अहम स्टॉक्स पर राय और इसके साथ ही बाजार पर भी राय। लेकिन सबसे पहले कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। दिन के निचले स्तरों पर बाजार निफ्टी 100 अंक गिरा 25,250 के पास, वहीं बैंक निफ्टी 175 अंक लुढ़ककर 56,800 के नीचे। आईटी और तेल गैस शेयरों ने बनाया दबाव। एबवी के साथ बड़ी ग्लोबल डील से ग्लेनमार्क फार्मा में 10% का जोरदार उछाल, बना ईटीना स्वदेश के ओपनिंग का हीरो। वही बायोकॉन, एल्केम लैब्स और ग्लैंड फार्मा में भी 1% की तेजी। खपत वाले शेयरों में खरीदारी, एचयूएल में 4.5% से ज्यादा की तेजी। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में बदलाव, प्रिया नायर होंगी सीईओ और एमडी। वहीं नेस्ले और गोदरेज कंज्यूमर में भी मजबूती। टीसीएस के कमजोर नतीजों से आईटी शेयरों पर दबाव, टीसीएस के आय और एबिटा में दिखा दबाव, शेयर करीब 2% नीचे। वही एलटीआई माइंट्री, विप्रो और इन्फोसिस भी करीब 1.5% नीचे। एनबीएफसीज शेयरों में गिरावट बढ़ी, जियो फाइनेंस 1.5% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर, तो श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस 1 से 1.25% कमजोर। और ईटीना स्वदेश का ओपनिंग का फिसुड़ी, जी एंटरटेनमेंट 4% लुढ़का, वारंट इश्यू का प्रस्ताव खारिज होने से शेयर में गिरावट। और एस्ट्रॉन फार्मा एसएमई आईपीओ का आज आखिरी दिन, मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी ने दी अवॉइड की सलाह। तो यो स्टॉक देख रहे हैं आप और चलिए सबसे पहले तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस शो में आप अपने सवाल अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमें भेज सकते हैं। सबसे पहले ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एक पैटर्न है सवालों का, जानकारी स्पष्ट रखेंगे तो आपके सवाल शामिल होंगे। सबसे पहले अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी में वो शेयर आपने लिया है और आपका नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। इस आधार पर हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर राय दे पाएंगे। इन सबके बीच में परिचय करा दूं, हमारे साथ सेबी के इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट शरण लीला ने जुड़ चुके हैं। शरण, गुड मॉर्निंग। वैसे तो बहुत अच्छी मॉर्निंग नहीं है, बाजार निचले स्तरों पर पहुंच चुका है दिन के, और जाहिर सी बात है ये शुक्रवार वाले दिन थोड़ा सा मूड खराब कर देता है। लगभग 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट, 25,200 के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी में 235 अंकों की गिरावट, 56,726 के स्तर पर इस वक्त बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। अगर हम ब्रॉडर मार्केट पर देखें तो यहां पर भी लगभग 1% नीचे मिड कैप और स्मॉल कैप पर शेयर पर भी दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए। एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लगभग 5% की यहां पर तेजी नजर आ रही है। कंपनी को नई एमडी और सीईओ मिली हैं और एक महिला के तौर पर एचयूएल में पहली बार इस तरह की तैनाती हुई है और इस वजह से हम पूरे एफएमसीजी स्पेस में एक अलग तरह का उत्साह देख रहे हैं। एसबीआई लाइफ लगभग 1.25% मजबूत, सन फार्मा लगभग 1% की मजबूती यहां पर हमें देखने को मिल रही है। नेस्ले, एशियन पेंट्स और टाटा कंज्यूमर में आधे से 1% की मजबूती नजर आ रही है। लूजर्स की लिस्ट अगर आपके सामने लेकर आ पाए हम, देखिए टीसीएस, जाहिर सी बात है इसने पूरे आईटी पॉकेट को थोड़ा सा निराश किया है, जिस तरह के नंबर्स और बाकी चीज़ें नहीं हैं। एमएनएम भी देखिए यहाँ निफ्टी का टॉप लूजर, यहाँ पर 2% से ज़्यादा की गिरावट। टीसीएस और एमएनएम के अलावा विप्रो, जैसा मैंने कहा आईटी पॉकेट पर इस वक्त प्रेशर हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा बीईएल और बाकी स्टॉक्स में भी इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। जियो फाइनेंस भी लगभग 1.5% इस वक्त गिरावट में। 947 शेयर मार्केट ब्रेथ में इस वक्त ऐसे हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1648 शेयरों पर हम दबाव इस वक्त मार्केट ब्रेथ में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा और जाहिर सी बात है फोकस में एफएमसीजी जो है वो इस वक्त है। इन सब के बीच में मैं शरण आपके पास आना चाहूँगा, इंडेक्स स्तरों पर क्या रणनीति रखी जाए? जिस तरह से देख रहे हैं खासतौर पे
निफ्टी और बैंक निफ्टी सभी पर दबाव बढ़ता हुआ। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग आशीषा। तो निफ्टी तो डे लो पे ट्रेड कर रहा है। आईटी के सेक्टर को लेके काफी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है। अब लेवल्स की बात करें, निफ्टी आने वाले समय में मुझे लग रहा है 25,100 के लेवल्स दिखा सकता है। मगर मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बहुत ही अच्छा है, हायर लो पैटर्न ब्रेक नहीं किया है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छा वक्त है एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाने का। और मैं काफी समय से कह भी रहा था 25,200 के एक बार लेवल पे आते हैं, उसके बाद आप अपनी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनावे। आगे वाले समय में इतना कुछ खराब नहीं दिख रहा है मार्केट में। अभी 25,100 आ सकता है, वहां पे आए आप अपना बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बनावे, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में निवेश कीजिए। मुझे लग रहा है आने वाले 3 से 6 महीने में ये सब लेवल्स इजीली ब्रेकआउट कर देगा निफ्टी भी। बैंक निफ्टी डेफिनेटली निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिजल्ट्स को लेते हुए मुझे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे। मोर और लेस फैक्टर्ड इन है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 56,500 और आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा 57,500। थोड़े समय तक यही रेंज में मुझे लगता है ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, मगर बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा आगे वाले समय में, ये नजरिया आता हुआ इंडेक्स लेवल पर शरण से। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपके सवालों को शो में अब शामिल कर लेते हैं। कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं, लेकिन सबसे पहले जोधपुर से दिलीप सिंह हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिस्टर सिंह, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर आज जुड़ने के लिए और अपना सवाल हम तक भेजने के लिए। बताएं कौन से स्टॉक पर राय जानना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर मैम, मेरा एनबीबीसीसी में मतलब जानकारी देनी है। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, पर अभी वो 2 में ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो एनबीसीसी और कितने शेयर है आपके पास? मेरे पास 5,400। ठीक है, 5,400 शेयर है जो आपने 123 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिए थे और यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है। शरण, क्या राय होगी आपकी एनबीसीसी पर? 123 उनकी परचेज प्राइस है और स्टॉक अभी 112 के आसपास कारोबार करता हुआ और उन्होंने 5,400 शेयर खरीदे हैं। आशीषा, मंथली अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट ने 115 का ब्रेकडाउन दे चुका है। तो चार्ट प्राइस एक्शन तो काफी नेगेटिव है और पिछले 2 हफ्ते में काफी सेलिंग विटनेस की है, हाई वॉल्यूम सेलिंग। मतलब ऊपरी स्तरों पे लोग एग्जिट कर रहे हैं। मैं इन्हें एडवाइस करूंगा एक बार स्टॉप लॉस ले लीजिए, आगे वाले 2 से 3 हफ्ते में वापस रिव्यू कीजिए। ले यहाँ से अगर एक ब्रेकडाउन देता है स्टॉक, अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर सकता है, जिसका लेवल है 105, और अगर वहां से ब्रेकडाउन मिला तो सीधा 100 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो चार्ट में पॉजिटिव साइड पे तो देखने के लिए है नहीं, तो एक बार एग्जिट कीजिए या अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए सिस्टम में 110 के लेवल पे। बहुत ही नजदीक है मुझे मालूम है, मगर 110 के नीचे अगर बंद होता है प्लीज एग्जिट कीजिए, प्राइस एक्शन नेगेटिव है। ये है राय आपको एनबीसीसी पर मिलती हुई। खासतौर पे अपने लेवल्स जो हैं जो बताए गए हैं उनका ध्यान रखिए। आयुष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आयुष, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ अभी। जी, पूछिए अपना सवाल। अडानी पावर है और इसमें जो है 78 शेयर में खरीद रखा हूँ 541 के रेट पे शेयर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो शेयर जो है ये स्टॉक शेयर कब तक, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी, कब तक रुकना है, कब एग्जिट कर जाना है? ठीक है। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ आयुष, समय सीमा की कोई पाबंदी तो नहीं है? मतलब आप लंबा समय दे सकते हैं? नहीं सर, ये 1 ईयर के लिए मैं सोच रहा था। ठीक है, मतलब ठीक है, 1 साल लंबे अवधि का ही नजरिया होता है। शरण, अदानी पावर पे जरा राय दीजिए। 541 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 78 शेयर इनके पास हैं। 1 साल तक का नजरिया चाहते हैं, और कुछ बेहतर अगर नजर आ रहा है तो उस पर भी राय दीजिए। प्रशांत जी, स्टॉक तो अच्छा है, हायर लो के पैटर्न से ऊपर चलता हुआ जा रहा है, सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और पावर सेक्टर वैसे ही कुछ दिनों से पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो मैं इन्हें कहूंगा डेफिनेटली होल्ड कीजिए। आगे वाले समय में आप 650 से 700 के भी लेवल देख सकते हैं और 1 साल जो काफी बड़ा व्यू है उसमें तो आप, मेरे को लगता है 7 to 750 के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। मगर आपकी बाइंग प्राइस लो है तो मैं कहूंगा एक बार स्टॉप लॉस अपने बाइंग प्राइस में जरूर डाल दीजिए 540 के लिए। एक बार आपके बाइंग प्राइस से अगर नीचे बंद होता है डेली क्लोजिंग बेसिस, और वो होगा नहीं मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है वो बहुत डिफिकल्ट है, फिर सिस्टम में डाल दीजिए तो आपको लॉस नहीं होगा। तो आगे वाला समय तो बहुत ही पॉजिटिव है,
होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस आपके बाइंग प्राइस पर डाल दीजिए। तो ये नजरिया अदानी पावर पर आता हुआ 602 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ। लेकिन संदीप अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कोलकाता से। संदीप, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास में एबी कैपिटल के 1000 शेयर हैं 272 में। 272। और कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हैं? मैडम 1 महीने। 1 महीने, ठीक है। शरण, क्या राय होगी आपकी? 272 उनकी परचेज प्राइस है, 268 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ, तो वैसे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन 1 महीने के टाइम होराइजन से क्या अपसाइड आदित्य बिरला कैपिटल पर नजर आएगा? आशीष, ये डेफिनेटली फाइनेंशियल्स वैसे ही स्ट्रांग लग रहे हैं और ये स्टॉक की तो प्राइस एक्शन बहुत ही स्ट्रांग है और अपने पिछले हाई को ब्रेक करके ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। थोड़े दिनों मार्केट के नेगेटिविटी को लेके थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, मगर मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा आप स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दीजिए 250 का। अगर 250 के नीचे क्लोज होता है ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, आप एक बार स्टॉप लॉस ले लीजिए। मुझे दिख नहीं रहा है 250 के लेवल्स आते हुए, मगर आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर सिस्टम में डालिए, प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक बार 280 के लेवल्स को अगर ब्रेकआउट करे तो आपको 300 टू 320 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये है एबी कैपिटल पर आपको एक बेहतर राय मिलती हुई। और इन सब के बीच में आप बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या है? जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए आज मार्केट, बट हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है, तो मे बी एक बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो एक कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा जिस स्टॉक में एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। एसबीआई लाइफ अगर आप देखें तो आज काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है एंड लास्ट 5 सेशंस के जो हाई है उसको क्रॉस किया है। आउट ऑफ द मनी कॉल्स में भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव एसबीआई लाइफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एसबीआई लाइफ का 1840 का कॉल बाय करना है। यह लगभग 34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको 20 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। टारगेट होंगे 62 के। इसका जो लॉट साइज है 370 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो 5250 का एंड जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे वो होंगे। शुक्रिया करेंगे राजेश जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। एसबीआई लाइफ 1840 की कॉल आपको खरीदनी है 34 रुपए पर। लक्ष्य 62 का, स्टॉप लॉस 20 रुपए का यहां पर मेंटेन करना है। अधिकतम मुनाफा 10,500 तक का और नुकसान 5,250 तक का हो सकता है। लेकिन यहां पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आते हैं जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग नुकसान झेलते हैं। इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें, पक्की तैयारी हो तो ही इसमें आगे बढ़ें और अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो चलिए इन सब के बीच में हमने आपको तमाम बातें बताई और आपके सवाल भी हैं, कुछ अहम सेगमेंट भी आपका इंतजार कर रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो स्टॉक का और यहां हम आपको बता दें कि लगातार जो दर्शक हैं वो स्वदेश पर उनका भरोसा किस तरह से मजबूत होता जा रहा है। उसकी एक वानगी ये है कि हमारा जो एक खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च है उसमें जो हम आपको राय देते हैं वो राय किस तरह से सटीक बैठती है उसकी आज आपको जानकारी देते हैं। ईटी नाउ स्वदेश की डीप डाइव रिसर्च का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। डीप डाइव रिसर्च का जलवा बरकरार है। हमने आपको बहुत सारे स्टॉक्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव नजरिया दिया था और उसी के मुताबिक का इस वक्त स्थितियां नजर आ रही हैं। सबसे पहला स्टॉक 10 जून को हमने डीप डाइव रिसर्च में हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गाव शिंदे ने आपको सुब्रोज पर पॉजिटिव नजरिया दिया था और तब से लेके अब तक 21% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया है। वहीं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर भी हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गाव शिंदे ने पॉजिटिव नजरिया दिया था और वो भी देखिए लगभग 12% मजबूत। इसके अलावा ओला पर लगातार एक कॉशियस अप्रोच हमने दिखाई थी और आप देखिए कि
ओला पर 4 जून की राय से अब तक लगभग 20% ओला गिर चुका है। इसके अलावा लॉरस लैब्स देखिए, इस पर पॉजिटिव नजरिया दिया था, 19% से ज्यादा की तेजी, 19% से ज्यादा का रिटर्न अब तक नजर आ चुका है। तो भरोसा जो है वो दर्शकों का और ज्यादा मजबूत होता हुआ, लगातार डीप डाइव रिसर्च के जरिए हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको सही और सटीक राय दें, जिससे आप की कमाई अच्छी हो और आप नुकसान से बच सकें। और आगे भी हम डीप डाइव रिसर्च में इस तरह की रिपोर्ट आपको लाकर देते रहेंगे। चलिए, इन सब के बीच में अब अपने शो पर हम जरा वापस लौटते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं अपने अगले कॉलर को। सुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। सुरेश जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सुरेश जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा म्यूट कर लीजिए, वरना बड़ी दिक्कत होगी आपको आवाज आने में। जी जी, बंद करा के टीवी जी। सुरेश जी बताइए। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास एचएल पड़ा है, 5,000 का रेट से 125 शेयर पड़े हैं। अच्छा, बाप रे, तो अच्छे खासे नुकसान में है। यहाँ पर आप थोड़ा समय देना चाहते हैं स्टॉक को या? हाँ सर, समय तो देना चलेगा, 12 महीना भी होगा तो चलेगा, वो टेंशन नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, सुरेश राठौड़ जी का सवाल लेते हैं। और 5,000 के लेवल पे इन्होंने बाइंग की हुई है शरण, और नुकसान यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा का होता हुआ, लेकिन चूंकि क्वालिटी स्टॉक है इसलिए किसी तरह से परेशान नहीं है। कह रहे हैं 1 साल या उससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ। तो मैं बोलना चाहूंगा फंडामेंटली सबसे सस्ता डिफेंस स्टॉक एचएएल ही है। 33 या 35 के पी पे ट्रेड करता है। जुलाई से इनकी फाइटर जेट्स की डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी अपने प्लांट से। जो डिलेज के इशू थे वो भी क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। बट डिफेंस पैक थोड़ा वीक है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है सारी स्टॉक्स में, और फिर भी ये स्टॉक सबसे अच्छा लग रहा है। मैं एक बार होल्ड की रेटिंग दूंगा, मगर डेफिनेटली आप सिस्टम में 4,600 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अगर 4,600 के नीचे बंद होता है ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, एक बार स्टॉप लॉस दीजिए, आगे चल के रिव्यू करेंगे। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, करीबन आगे वाले 7 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी है 2032 तक का स्टॉक में। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आप थोड़ा और लंबा समय है, 2 से 3 साल, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा होल्ड कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है, आगे चल के बहुत ही अच्छे रिटर्न देगी। यहाँ पर सलाह मिलती हुई स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी शरण हमारे साथ बने रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है योर स्टॉक्स पर। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश, और इस शो पर हम आपके सारे क्वेरीज हमारे मार्केट एक्सपर्ट से लेंगे, उन पर उनकी सलाह भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज़ हेडलाइंस की ओर। और ईटी नाउ स्वदेश और हेडलाइंस में सबसे पहले दिन के निचले स्तरों पर बाजार, निफ्टी 150 अंक फिसल कर 25,200 के पास। वहीं बैंक निफ्टी 200 अंक लुढ़क कर 56,750 के करीब। आईटी और तेल गैस शेयरों ने बनाया दबाव। टीसीएस के कमजोर नतीजों से आईटी शेयर टूटे। टीसीएस की आय और एबिटा में दिखा दबाव, शेयर करीब 2% से ज्यादा टूटा। वहीं विप्रो, एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक और इन्फोसिस भी करीब 1.5% नीचे। लगातार दूसरे दिन रिवर्स गियर में ऑटो शेयर, एमएनएम 2% फिसल कर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प आधे से 1.5% कमजोर। एनबीएफसीज शेयरों में गिरावट बढ़ी। जियो फाइनेंस 1.5% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर, तो श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस 1 से 1.25% कमजोर। एबवी के साथ बड़ी ग्लोबल डील से ग्लेनमार्क फार्मा में 10% का जोरदार उछाल, बना ईटी नाउ स्वदेश के ओपनिंग का हीरो। वहीं बायोकॉन, एल्केम लैब्स और ग्लैंड फार्मा में भी 1% की तेजी।
खपत वाले शेयरों में खरीदारी, HUL में 4.5% से ज्यादा की तेजी। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में बदलाव, प्रिया नायर होंगी CEO और MD। वहीं नेस्ले और गोदरेज कंज्यूमर में भी मजबूती। ईटीना स्वदेश का ओपनिंग का फिसूड़ी, जी एंटरटेनमेंट 4% लुढ़का। वारंट इश्यू का प्रस्ताव खारिज होने के चलते शेयर में दिखी गिरावट। और एस्ट्रॉन फार्मा SME IPO का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी ने दी है अवॉइड की राय। तो ये है इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइंस। लेकिन बाजार की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में सुस्ती ही दिखी है। आज भी निफ्टी 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ करीब 180 अंकों की गिरावट के साथ 25,170 के आसपास। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी 265 अंकों की गिरावट दिखी है। लेकिन इस शो पर हम आपके सभी सवाल लेते हैं। हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शरण लीलानी जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट है आज के सत्र के लिए वो जुड़ चुके हैं। लेकिन अनूप गुप्ता फिरोजाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैडम मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक है। ठीक है, कितने शेयर है, कितने प्राइस पे खरीदे हैं आपने? 4,500 बैंक ऑफ इंडिया है एट द रेट ऑफ 122। और कैनरा बैंक 9,000 मेरे पास कैनरा बैंक है एट द रेट ऑफ 117। ठीक है, आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है कि आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो? नहीं, मैं एक साल तक रुकूंगा। और ये जानना है मेरे को इस रेट में अभी करंट प्राइस में, क्योंकि आज मार्केट गिरा हुआ है, तो मैं और ऐड कर लूं क्या? ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक 122 रुपए प्रति शेयर का उनका परचेज प्राइस है बैंक ऑफ इंडिया पर। शरण, क्या राय होगी इन दोनों ही PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर? और अगर उनको नए पोजीशंस ऐड करने हैं अगले एक साल के नजरिए से तो क्या आपका व्यू क्या होगा? तो इनके लिए राय तो है, दोनों ही अच्छे क्षेत्र से स्टॉक्स है। डेफिनेटली थोड़ा हायर लेवल से आपको सेलिंग देखने को मिली है, पर मुझे लग रहा है आने वाले समय में PSU बैंक्स काफी अच्छा करेंगे। टेक्निकली अभी मुझे लग रहा है बैंक ऑफ इंडिया अपने 200 डे EMA पे है, यहाँ पे एक आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से नीचे भी आ जाए, मैं बोलूंगा एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए हुए 100 रुपीज तक। 100 रुपीज तक आप थोड़ा अपना वॉर एवरेज कीजिए और अपना एवरेज को नीचे लेके जाइए। मुझे लग रहा है आने वाले समय में बैंक क्षेत्र और स्पेशली PSU बैंक्स बहुत ही अच्छा करेंगे। कैनरा बैंक में भी मेरी सिमिलर राय रहेगी। आप एक बार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनावे। कैनरा बैंक में आप करीबन मेरे साथ 105 के लेवल्स के आसपास बाय कर सकते हैं। अगर स्टॉक वो लेवल पे आ जाए, अपने एवरेज को नीचे लेके आवे, आगे वाले समय में एक आपको शार्प रिवर्सल देखने को मिल सकता है बैंक और PSU बैंक्स में। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी सी ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मगर रिवर्सल के टाइम PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स बहुत ही अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके तमाम स्टॉक्स पे। अगले दर्शक को अपने साथ जुड़ते हैं। जैनेंद्र श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। जैनेंद्र जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर जी। मेरे पास है करीब 35,000 के करीब तो वोडाफोन है। अच्छा। वो एवरेज है 7.90 के आसपास का। ठीक है, 8 रुपए के आसपास की खरीदारी। हाँ, ओला इलेक्ट्रिक है करीब 600 शेयर है और 80 के आसपास का उसका भी एवरेज है। ठीक है, तो ओला पे तो देखिए, ओला पे तो हमने अपने डीप डाइव रिसर्च में लगातार आगाह किया था, तो उस पर तो हमारे तमाम जो रिसर्च की बात सामने आए उसमें दूर रहने की ही सलाह है उसमें। लेकिन वोडाफोन आइडिया पे हम राय दे सकते हैं। वोडाफोन आइडिया 8 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 35,000 शेयर हैं शरण इनके पास और लगभग 27,000 के करीब धीरे धीरे नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए क्या किया जाए? तो प्रशांत जी, काफी टाइम हमने आइडिया पे डिस्कशन कर ली है। ये स्टॉक एकदम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना है। थोड़ी बहुत मूवमेंट न्यूज पे आ जाती है, उसके बाद स्टॉक वापस फिसलना चालू हो जाता है। अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है, मेरी सलाह रहेगी एकदम एग्जिट की सलाह रहेगी और ऐसे स्टॉक्स में ना ही इन्वेस्ट कीजिए। ओला इलेक्ट्रिक भी हमने 10 बार मना किया है, स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है, अपने लो लेवल ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है।
तो दोनों ही स्टॉक से एग्जिट कीजिए और वोडाफोन आइडिया से तो अच्छा शिफ्ट करके भारती पे चले जाइए। पिछले 3 दिन में काफी करेक्शन देखने मिली है और आने वाले समय में थोड़ी और करेक्शन मिले तो वहां पे पैसे निवेश कीजिए, आपके जो नुकसान है वहां पे आपको प्रॉफिट में मिल जाएंगे। तो वोडाफोन से तो शिफ्ट करके आप डेफिनेटली भारती में चले जाइए नेक्स्ट 2 to 3 डेज में, और ये दोनों ही स्टॉक से क्लियर एग्जिट का मेरी राय रहेगी। वोडाफोन आइडिया दोनों ही पेनी स्टॉक्स, दोनों ही स्टॉक्स पर बिकवाली की राय होगी। और अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया में पोजीशंस है तो उन्हें बेचकर भारती एयरटेल में शिफ्ट करने की सलाह यहां पर शरण से आती हुई। लेकिन इस बीच हमारे साथ रांची से मिस्टर बी कुमार जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स पर आप राय लेना चाहेंगे? नमस्ते मैडम। बताएं। गुड मॉर्निंग। मेरे पास मैडम अमर राजा बैटरी 629 रुपए प्राइस पे 58 शेयर्स हैं। ठीक है मैडम टाटा स्टील है 130 बैंक प्राइस है मैडम 500 शेयर है। और CDSL है मैडम 25 शेयर है, वो 1150 की खरीद पे वो है मैडम। और एक लास्ट एक और देखना चाहूंगा मैडम, एक टाटा टेक्नोलॉजी है, वो IPO मिला था मैडम 30 शेयर है 500 रुपए के प्राइस पे। ठीक है, सभी स्टॉक्स पर तो हम शायद राय नहीं दे पाएंगे, लेकिन टाटा स्टील और टाटा टेक्नोलॉजी दोनों ही स्टॉक्स हमारे एनालिस्ट कवरेज में है, तो इन दोनों स्टॉक्स पर हम आपको जरूर राय दे देंगे। इस बीच निमेश ठाकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। टाटा स्टील और टाटा टेक्नोलॉजी, इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, टाटा स्टील के अंदर जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर एक ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रक्चर है और स्टॉक के अंदर एक राइजिंग चैनल के अंदर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन जो है बना रहा है। हालांकि स्टॉक अभी आप देख रहे हैं तो 21 EMA के एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चैनल है, जिस तरह से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, डाउनसाइड यहाँ से मुझे लिमिटेड दिख रही है। तो मेरा मानना है कि आपको 150 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के टाटा स्टील में होल्ड करना चाहिए। और यहाँ से अगर फिर से मोमेंटम आता है तो ऊपर में मुझे लग रहा है कि 170 के आसपास स्टॉक में आने वाले दिनों में लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहां से आप जरूर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, पर फिलहाल व्यू बुलिश है। 150 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए और 170-175 तक का लेवल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये है राय आपके स्टॉक पर आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। उज्जैन से यूट्यूब पर सुधीर जैन का सवाल हमारे पास आया है। जियो फाइनेंस पर राय जानना चाहते हैं। 350 शेयर हैं इनके पास, 283 के भाव से इन्होंने लिया हुआ है और अगले 2 साल के लिए टारगेट क्या रहने वाला है ये पूछ रहे हैं। तो चूंकि 2 साल का नजरिया है शरण जियो फाइनेंस पे और बाइंग प्राइस जो है वो काफी अच्छी है 283 की, बताइए क्या करना चाहिए? तो प्रशांत जी, काफी दिनों से हमने बाय कॉल दिया है, अराउंड 300 पे बाय कॉल दिया है, 330 पे बाय कॉल दिया है। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन चल रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले समय में 350 से 400 के भी लेवल दिखा सकता है, जो इनकी लॉन्ग टर्म की व्यू है। अभी स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है आज, क्योंकि मार्केट काफी नेगेटिव है। मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 दिन में जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा, स्टेबल हो जाएगा, मैं तो बोलूंगा थोड़ा और आप ऐड कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं 300 की तरफ। मुझे आने वाले समय में स्टॉक का फ्यूचर बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है, तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना रहे। टारगेट आपका रहेगा 350 to 380 और नेक्स्ट 400 के लेवल, जो उनका आसपास ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर 326 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ। लेकिन इस बीच प्रिया लालवाली ने एक सवाल भेजा है RVNL स्टॉक पर। उनके पास करीब 500 शेयर है और 555 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। निमेश, क्या राय होगी आपकी RVNL पर? चल जाएगा पता। निमेश, ये सवाल आपके लिए था। RVNL स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? देखिए, कितने टाइम का ये ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है? उन्होंने अपना टाइम पीरियड नहीं बताया, लेकिन ओके। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो RVNL का एक नेगेटिव हुआ है। आज भी स्टॉक के अंदर हम लोग गिरावट देख रहे हैं। एक जो हालांकि एक माइनर सपोर्ट एरिया जो चल रहा है वो 380 के आसपास है और स्टॉक वही सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर 380 का लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक में और भी गिरावट आ सकती है। नीचे की तरफ जो मेजर सपोर्ट एरिया बन रहे हैं वो 320 के आसपास बन रहे हैं। तो यहाँ से व्यू थोड़ा कॉशियस है मेरा। ट्रेंड कोई सपोर्टिव नहीं है, तो मेरा मानना है कि अगर 380 ब्रेक करता है तो यहाँ
जरूर से एक बार आपको एग्जिट कर देना चाहिए। स्टॉक में नीचे की तरफ 330 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई, लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे। विनय कुमार जी का सवाल लेते हैं, यूट्यूब पर हमारे पास आए हुए हैं। छपरा बिहार से इन्होंने सवाल पूछा है और कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहते हैं। 1560 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 100 शेयर इनके पास हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। आज डिफेंस और जो NBFC शेयर हैं उस पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं, टाटा ग्रुप पे भी लगातार हम देख रहे हैं सवाल आ रहे हैं। बताएं शरण, क्या करना चाहिए? कोचीन शिपयार्ड में अच्छे लेवल पे बाइंग है, 1560 के भाव पे इन्होंने खरीदा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 41,500 से ज्यादा का फायदा। तो प्रशांत जी, मैं जैसे HAL में भी बोला था, डिफेंस स्टॉक्स में आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है कोचीन शिपयार्ड में भी आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। स्टॉक आपको 1800 के भी लेवल दिखा सकते हैं और नीचे की तरफ 1700 के भी लेवल दिखा सकता है। और क्योंकि आपकी प्राइस नीचे की है, मैं कहूंगा बने रहिए, क्योंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म है 2 से 3 साल के लिए। फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छे ऑर्डर विन्स है और डिफेंस एज अ सेक्टर, एज अ होल सेक्टर आगे वाले 5 से 10 साल में बहुत ही अच्छे मूव्स दिखा सकता है। पर अभी क्योंकि बहुत ही फास्ट रन अप हो गया है, इसके लिए आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अभी 1800 में रुकेगा या 1700 में, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, और डेफिनेटली थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल सकती है। अगर एक आपको प्रॉफिट बुक करना है, मेरे प्रॉफिट बुकिंग की राय रहेगी, और उसके बाद आप नीचे के लेवल में वापस अक्यूमुलेट कीजिए अराउंड 1800 टू 1700 लेवल, क्योंकि आपने नीचे के स्तरों में लिया है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए और 1800 और 1700 के लेवल जब दिखे वहां पे वापस अक्यूमुलेट कीजिए। तो ये नजरिया कोचीन शिपयार्ड पर 2% की गिरावट के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। यूट्यूब पर कई सारे दर्शकों ने सवाल भेजे हैं। वैशाली ने भी हम तक सवाल भेजा है कोल्हापुर महाराष्ट्र से। उनके पास करीब 100 शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल के और 222 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। उनका ये पूछना है कि क्या अगले साल तक उन्हें बने रहना चाहिए। तो इरकॉन इंटरनेशनल पर ये सवाल। निमेश, 1 साल का नजरिया, क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? मानना है कि इरकॉन इंटरनेशनल एक अच्छा करेक्शन आ गया है और डेली चार्ट्स के ऊपर हम लोग जो है वो रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास है, तो मेरा मानना है कि ये लेवल से तो बने ही रहना चाहिए। और ऊपर में रेजिस्टेंस आ रहा है वो 240-250 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो व्यू अभी फिलहाल मेरा बुलिश है। 240 के आसपास अगर आता है वहां पर आप जरूर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। और फिलहाल मेरी राय है कि आप बने रहिए स्टॉक के अंदर। 240 तक के लेवल एक मीडियम टर्म अवधि के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। 240 तक के लेवल्स इरकॉन इंटरनेशनल पर नजर आ सकते हैं मीडियम टर्म की अवधि से ये नजरिया आता हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं यो स्टॉक। अपने सवाल आप हम तक पहुंचा रहे हैं और थोड़ा बहुत जो समय बचा है उसमें यूट्यूब के भी कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं जो लाइव हमारे पास आ रहे हैं। झिनूक सरकार वेस्ट बंगाल से अपना सवाल इन्होंने भेजा है। इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो पर राय जानना चाहते हैं। 5800 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो बताएं शरण, इंटरग्लोब एविएशन कैसा लगता है 1 साल के नजरिए से आपको? शान जी, बेस्ट स्टॉक है मार्केट में एविएशन सेक्टर में, और इंडस्ट्री में का भी बेस्ट है, लीडर है। डेफिनेटली बने रहिए। आने वाले समय में आप 6200 से 6400 के टारगेट देख सकते हैं। और मैं तो कहूंगा अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने ही रहिए। आगे वाले समय में उनके एक्सपेंशन प्लान भी बहुत स्ट्रांग है और आई थिंक इंडिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन है इस समय और एक्सपैंड भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बने रहिए, प्राइस भी डिसेंट है। और आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा लंबा आपका नजरिया है, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 5250 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख दीजिए। ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए है। और अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो स्टॉप लॉस को 5500 पे कर दीजिए। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर करे या पॉजिटिव हो जाए, मुझे लग रहा है 6000 का आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 6000 का ब्रेकआउट इंटरग्लोब एविएशन पर मिल सकता है। फंडामेंटल्स से देखें तो नजरिया काफी पॉजिटिव इंटरग्लोब एविएशन या इंडिगो पर आता हुआ।
लेकिन इस बीच यूट्यूब पर लखनऊ से पीयूष मिश्रा ने अपना सवाल हम तक भेजा है। उनके पास L&T फाइनेंस के 125 शेयर है जो उन्होंने 182 के दाम पर खरीदे हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट उनको इस पोजीशन पर हुआ है और इसके अलावा जियो फाइनेंशियल पर भी खरीदारी की रखी है उन्होंने 123 शेयर 310 रुपए प्रति शेयर के दाम पर। निमेश, क्या राय होगी आपकी जियो फाइनेंशियल और L&T फाइनेंस दोनों ही स्टॉक्स पर? देखिए, L&T फाइनेंस का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर जो रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि 212 का एक प्रीवियसली भी एक टॉप बना था, तो वहां से एक रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहा है। यहाँ से मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से हो सकता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो आप एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और क्योंकि यहाँ से स्टॉक साइडवे रहने के चांसेस ज्यादा है। और अगर आपको यहाँ से फिर से नीचे 200 के आसपास मिलता है, 190 के आसपास मिलता है, तो आप वहां से फिर से एंटर हो सकते हैं। तो फिलहाल मेरा व्यू है वो जब तक L&T फाइनेंस 215 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक कोई नया मोमेंटम नहीं बनेगा। तो यहाँ से कोई भी अगर राइज आता है 210 के आसपास का, तो वहां पर एक बार एग्जिट कर दीजिएगा और फिर से आपको स्टॉक 190 के आसपास लेने के लिए मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। को एक बड़ा ही विस्तृत नजरिया साफ तौर पर निमेश जी की तरफ से मिलता हुआ। अगला सवाल अशोक कुमार जैन जी का लेते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है और यूट्यूब पर इनका सवाल हमारे पास आया है। इन्होंने इरडा में शरण खरीदारी की हुई है। इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूं 205 की, 205 के भाव से इन्होंने खरीदारी की है। 1 से 2 साल का नजरिया इरडा में लेकर चल रहे हैं, लेकिन बाइंग प्राइस यहां से इनकी ऊपर की है 205 इरडा। प्रशांत जी, टेक्निकली काफी वीक है, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट भी आज या कल आई थी, काफी लो है। रेवेन्यू बढ़ गया है मगर प्रॉफिट गिर गया है, और जो हिसाब से उन्होंने लोन दिए वो काफी एनपीए बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक बार तो मैं एग्जिट की राय दूंगा, लॉस लेना डिफिकल्ट है, मुझे भी मालूम, मगर प्राइस एक्शन काफी नेगेटिव है और काफी लंबे समय तक साइडवेज कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, तो आपके पैसे अटके रहेंगे। इससे अच्छा यहाँ पे लॉस बुक करके, मार्केट गिर रहा है, बहुत ही अच्छे सेक्टर निफ्टी या बैंक निफ्टी या PSU बैंक्स में, वहां पे निवेश करने का सोचे, आपके ये लॉस वहां पे जल्दी ही बन जाएंगे। तो एक बार इंडिया में तो एग्जिट कीजिए और 2 से 4 नेक्स्ट वीक में कोई अच्छे सेक्टर में निवेश कीजिए। रेडा पर स्टॉक करीब 5% की गिरावट के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ, लेकिन याद रखें फार्मास्यूटिकल सेक्टर से एक स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा, ओपनिंग का हमारा ये स्टॉक भी था, करीब 10% की ऊपरी सर्किट में अभी भी लॉक्ड इन है। याद रखिए ओपनिंग से ही 10% की सर्किट दिखी थी और अभी भी वो सर्किट खुलती हुई नजर नहीं आई है। याद रखें कंपनी की एक सब्सिडरी और एबवी ने $700 मिलियन की ग्लोबल लाइसेंसिंग डील साइन की है, जिसके चलते ग्लेनमार्क फार्मा को अच्छी खासी रेवेन्यू अपटेक अगले कुछ सालों में नजर आ सकती है। याद रखिए एक नेक्स्ट जनरेशन कैंसर ड्रग के लिए ये डील साइन की गई है। अभी फेज 1 ट्रायल लॉन्च पर है, लेकिन आगे चलते हुए रेवेन्यू पोटेंशियल काफी अच्छा है। याद रखें ग्लेनमार्क फार्मा कल के सत्र में भी करीब 5% की तेजी के साथ बंद हुआ था। हालांकि ये खबर एक्सचेंजेस पर कल शाम को आई। आज के सत्र में फिर एक बार 10% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। निवेश अगर टेक्निकल्स पर देखिए तो आज के सत्र में तो कोई ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी अपर साइड पर, लेकिन ठीक है, फिर भी 10% की तेजी के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अदानी मिनिमली इन्वेस्टिव स्पाइन सर्जरी सोसाइटी SMISSAP की 5वें वार्षिक सम्मेलन में संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। Far greater. You represent hope. And speaking of hope, let me share something personal. One of my all-time favorite movie is Munna by MBBS. Not just for the laughter, but for the message. Munna Bhai was not just healing people with a medicine. He was healing them with a humanity.
It reminded us all that true healing goes far beyond surgery. Healing is hope. Healing is humanity. जैसा कि मुन्ना भाई ने कहा था कि जादू की झप्पी हो या सर्जरी का स्कैल्पेल, दोनों में एक ही बात होती है और वो है इंसानियत. My dear friends, when I was first invited to speak here, I hesitated. What could I, as a builder of enterprises, possibly offer to you, the healers of spines? But as I sat with that question, a deeper metaphor came to my mind. The spine you meant is the ultimate architecture needed for resilience of the human body. And just as you restore resilience to our bodies, leadership is about restoring resilience to the organization. So perhaps today, this shared metaphor will remind us that the spine is both a medical miracle and a corporate necessity for self-belief. It was with this same spine of self-belief that I made my first bold decision at the age of 16. I bought a second-class train ticket and left for Mumbai with no degree, no job, and no backup, except burning desire to define my own path. आखिर में किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है. My dear friends, in Mumbai, I began learning to short and polish diamonds. Each stone I polished taught me patience, precision, and perseverance. My first deal with a Japanese buyer earned me rupees 10,000 in a commission. The money never mattered. The moment did. Because that was the moment when I realized that my beliefs would have to always outpace my doubts. And that is the truth about entrepreneurship. It never begins with a grand vision. It begins with a spark of convictions. It begins with the courage to act, even when the future is uncertain. And it begins with the willingness to dream alone and then walk alone before others join the path. क्योंकि सपने वो नहीं
जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो नींद उड़ा देते हैं। Just as I was settling down in Mumbai, I was called back to Ahmedabad to help my brother to run his PVC film factory. It was 1981 and I was just turned 19. Managing a factory at this young age taught me what no textbook could. It taught me the resilience needed to manage daily operational challenges. I got exposed to the complexities of managing people, especially factory workers. And I learned the challenges of the license Raj, where just a few companies controlled the landscape and did not want any change. Reflecting back, all of these experiences proved to be invaluable for me, as the most significant decade of India's transformations was just about to get started. And this in turn gave me the platform for transformations that was to reshape my thinking forever. मुन्ना भाई फिल्म की सबसे गहरी बातों में से एक ये थी कि बापू ने कहा था बदलाव लाना है तो सोच बदलनी होगी।